सभी को जय हिंद मेरी तरफ से। माई सेल्फ इज आशीष एंड आज के लेक्चर में वैदिक पीरियड, लेटर वैदिक पीरियड को कवर की जाएगी। समय को बर्बाद न करते हुए चलिए लेक्चर पर जाते हैं, ठीक है। तो वैदिक पीरियड से पहले सबसे पहले जो वैदिक पीरियड से पहले की टर्म जो होती है वो चाल्कोलिथिक एज पर आना चाहिए। सबसे पहले चाल्कोलिथिक एज को डिस्कस करना चाहिए वैदिक पीरियड से पहले। तो हड़प्पन पीरियड तो हम देखे थे। हड़प्पन पीरियड क्या था, हड़प्पन पीरियड पर डिटेल डिस्कशन हो चुका है। अब चाल्कोलिथिक कल्चर पे आते हैं। तो चाल्कोलिथिक कल्चर का जो टाइम लाइन था मेनली जो था 1700 से या 1800 से 1500 के अराउंड में था। अलग अलग समय पे अलग अलग ये जो अलग अलग देशों में अलग अलग टाइम पे चाल्कोलिथिक फेज स्टार्ट हुआ। इंडिया में मेनली 1700 से 1500, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एरिया जो है जो इंडिया को इफेक्ट करता है, यहाँ 1700 है, यहाँ 1500 है, यानी 1700 से 1500 के अराउंड में चाल्कोलिथिक कल्चर इंडिया में आया। और चाल्कोलिथिक कल्चर में इंडिया का प्रमुख साइट जो था, जैसे कि हड़प्पन पीरियड में हम देखे थे, तो प्रमुख साइट जहाँ पर तांबा का खदान था, तांबा का खनन होता था, वो था अहर और बनास राजस्थान में, कयाथ था मध्य प्रदेश में, मालवा गुजरात में था एंड शलबदा महाराष्ट्र में था। तो ये सबसे प्रमुख खदान था चाल्कोलिथिक में, ठीक है। अब चाल्कोलिथिक ताम्र एज आने के बाद कहा जाता है ऐसे कि आर्यनों का एडवेंट हुआ। बहुत सा थ्योरी है इसमें, कोई आर्यनों को मानते हैं, कोई थ्योरी में आर्यनों को नहीं माना जाता, किसी थ्योरी में माना जाता है। तो आर्यन का एडवेंट इंडिया में हुआ ऐसा कहा जाता है, ठीक है। आर्यन और द्रविड़ का कॉन्सेप्ट दिया गया है, ठीक है। तो चलते हैं समझ नेक्स्ट पे। चाल्कोलिथिक कल्चर के बाद जो है सो अर्ली वैदिक पीरियड, ओके। तो अर्ली वैदिक पीरियड की मैप मैं देख रहा हूँ, ये रहा अर्ली वैदिक पीरियड, ये देख सकते हैं हम। अर्ली वैदिक पीरियड में बहुत सा अलग अलग गणराज्य है, चेदी गणराज, मत्स्य गणराज, पुरु गणराज, यदु और भी है गंधार, और भी अलग अलग तरह का गणराज इसमें अर्ली वैदिक पीरियड में था। ये सब मेनली चाल्कोलिथिक कल्चर से इफेक्टेड एरिया था। यहाँ पर ताम्र खदान, राजस्थान के एरिया में मेनली तांबे की खदान थी जहाँ से चाल्कोलिथिक कल्चर डेवलप्ड हुआ था। फिर बढ़ते बढ़ते चारों तरफ ये कल्चर आ गया, ठीक है। इंडिया की बात करी जाए तो ऋग्वैदिक को 2 टर्म में डिवाइड करते हैं, अर्ली ऋग्वैदिक एंड लेटर ऋग्वैदिक। अर्ली ऋग्वैदिक का जो फेज है 1500 ईस्वी से 1100 BC तक, ठीक है, यानी 1500 BC टू 1100 BC तक है अर्ली ऋग्वैदिक का, और 1000 तक भी कंसिडर कर सकते हैं। एंड लेटर का 1000 टू 600, ओके। तो ऐसे कहा जाता है कि आर्यन के बारे में कंसेप्ट दिया जाता है कि पंजाब और अफगानिस्तान में बसा था, और इसका जो मेन एरिया था आर्यन का वो मध्य एशिया, ऐसा कहा जाता है। आर्यन का मेन एरिया मध्य एशिया था। यह फिर पंजाब और अफगानिस्तान, पंजाब, राजस्थान के इलाका में ये लोग सेटल हुआ, ठीक है। तो आर्यन में ऋग्वैदिक पीरियड में सबसे इम्पोर्टेंट है रिवर का सोर्स। रिवर सबसे इम्पोर्टेंट रखता है ऋग्वैदिक में। अलग अलग रिवर था ऋग्वैदिक टाइम में, जिसमें प्रमुख था सिंधु रिवर, इंडस रिवर सबसे मेनली था ऋग्वैदिक टाइम में। इंडस रिवर था एंड झेलम रिवर था, चिनाब था, परुशनी था, विपाशा था एंड सतलज था एंड सरस्वती था। तो इनका नाम भी संस्कृताइज कर दो, इनका नाम भी संस्कृताइज ही था वैदिक पीरियड में, क्योंकि सिंधु रिवर को, इंडस को सिंधु कहा जाता था, ठीक है। ये देख सकते हैं मैप, इंडस रिवर को सिंधु कहा जाता था एंड झेलम को वितस्ता कहा जाता था, चिनाब को अश्किनी कहा जाता था, रावी को परुशनी कहा जाता था एंड
ब्यास को बिपाशा कहा जाता था, सतुधरी सतलज को कहा जाता था, हरखावती सरस्वती को कहा जाता था। यहाँ रिवर आप देख सकते हैं। तो देख सकते हैं वितस्ता, ये झेलम रिवर है, ये वितस्ता हो गया, ठीक है। अस्किनी हो गया चिनाब, परुशनी रावी हो गया, अस्किनी हो गया चिनाब, परुशनी रावी हो गया, बिपाशा ब्यास हो गया, एंड शतुधरा सतलज नदी हो गया, हरखावती सरस्वती नदी हो गया। हरखावती ये रहा, सरस्वती नदी यहाँ पर है, हरखावती नदी, ओके, सरस्वती नदी हो गया, ठीक है। और भी कुछ इम्पोर्टेंट रिवर है, जैसे गिरधावती हरखा रिवर हो गया, एंड काबुल को कुब्बा, गोमल को गोमती, कुर्मू को ऑक्सेस, ओके। एंड इधर भी गंगा यमुना भी था, गंगा यमुना सरयू ये सब नदी भी था। मेनली कल्चर जो था, ये बनास आप देख सकते हैं, यहाँ पर तांबा का खदान था, ये तांबा वाला इलाका हो गया राजस्थान का ये इलाका, ओके। तो रिवर के किनारे मेनली अर्ली वैदिक पीरियड जो है इनिशिएट हुआ था, ठीक है। तो गंगा यमुना नॉट प्रोमिनेंट रिवर था। लेटर वैदिक पीरियड में गंगा यमुना प्रोमिनेंट रिवर हो गया, लेकिन गंगा यमुना और सरयू ये सब प्रोमिनेंट रिवर नहीं था। लेकिन वितास्ता, अस्किनी, परुशिनी, शतुधरी एंड सरस्वती ये सब प्रोमिनेंट रिवर था अर्ली वैदिक पीरियड में, ठीक है। अब अर्ली वैदिक पीरियड की कुछ स्ट्रक्चर की बात करी जाए, ठीक है। तो अर्ली वैदिक पीरियड में स्ट्रक्चर था कि एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर की बात की जाए तो इसको 5 टर्म में विभाजित किया गया था, डिवाइड किया गया था। कुल, विश, ग्राम, जन एंड राष्ट्र। क्या क्या था? कुल, विश, ग्राम, जन, राष्ट्र। कुल जो था फैमिली का सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन होता था, वो कुला कहा जाता था। विश का संबंध क्लैन से था, जन का पीपुल, ग्राम का कम्युनिटी। तो जो सबसे इल्डेस्ट मेंबर था, मेल मेंबर होता था फैमिली का, वो इम्पोर्टेंट होता था, कुलापा के नाम से जाना जाता था, ठीक है। अब इसमें और फर्दर बात करी जाए तो राज्य अधिकारी जो होते थे, राज्य अधिकारी उनका भी अलग अलग स्ट्रक्चर था। पुरोहित भी होता था, सेनानी भी होता था, ठीक है। वशिष्ठ जो था ऑर्थोडॉक्स प्रिस्ट था, एंड विश्वामित्र लिबरल प्रिस्ट थे। एंड अलग अलग टाइप का अधिकारी होते थे, जिसमें सूत, रथकार, कंपादी, रत्नी ये सब होते थे। एंड पूरा दुर्गपति होता था, स्पष्ट जनता की गतिविधियों को देखने वाला गुप्तचर होते थे। वाजपति जो होते थे गोचर भूमि के अधिकारी होते थे। और उग्र जो होते थे अपराधियों को पकड़ने की काम करते थे, ठीक है। अब अगर कुछ अन्य चीज़ों की बात करी जाए, सोसाइटी से ही रिलेटेड, वैदिक सोसाइटी से ही रिलेटेड अन्य चीज़ों की बात की जाए तो अगर राइट की बात की जाए तो ओमेन को एक चीज़ तो है कि इल्डेस्ट मेंबर जो रहता था उसको सबसे ज़्यादा वेटेज था वहाँ, इल्डेस्ट मेंबर को सबसे ज़्यादा वेटेज था। और ओमेन को भी स्पेशली राइट दी गई थी, सभी प्रकार का राइट प्रोवाइड किया गया था ओमेन को भी। एंड पॉलिटिकल राइट भी ओमेन को मिली हुई थी। 3 टाइप का होता था, सभा, समिति एंड विधाता। सभा, समिति और विधाता 3 टाइप का ये होता था, सभा, समिति और विधाता। 3 तरह का असेंबली होती थी, ठीक है। तो सभा, समिति और विधाता के बारे में बात करी जाए तो सभा जो थी एक्सक्लूसिव समिति थी, एक्सक्लूसिव जो होती थी, एक्सक्लूसिव असेंबली होती थी। यहाँ मेल और फीमेल दोनों होता था, सभा में दोनों होते थे, मेल और फीमेल। एंड जो सबसे इल्डेस्ट मेंबर रहते थे वो सबसे बड़े हेड होते थे सभा के। एंड इसके बाद जो प्रमुख डिसीजन ली जाती थी सभा में ली जाती थी। समिति की बात करी जाए तो समिति इंक्लूसिव असेंबली रहती थी, लेकिन समिति में लेडीज नहीं पार्टिसिपेट करती थी।
समिति में लेडीज़ पार्टिसिपेट नहीं करती थी, सभा में लेडीज़ पार्टिसिपेट करती थी। सभा में इंडेस्ट मेंबर जो रहते थे वो उसके हेड होते थे, और प्रमुख डिसीजन जो भी रहता था सोसाइटी से रिलेटेड सभा में ली जाती थी। समिति जो रहती थी संकीर्ण रहती थी, इंक्लूसिव असेंबली रहती थी, और कम निर्णयात्मक असेंबली, लेस डिसिसिव असेंबली रहती थी समिति, ठीक है। एंड विधाता, विधाता एक और असेंबली होता था, 3 तरह का होता था, सभा, समिति और विधाता। विधाता जो असेंबली था मेल और फीमेल दोनों के लिए था, और मुख्यतः रिलीजन से रिलेटेड, ट्रेड से रिलेटेड और एग्रीकल्चर से रिलेटेड इन चीज़ों का डिसीजन विधाता में लिया जाता था। तो सभा में क्या होता था, मेल और फीमेल दोनों होते थे, इल्डेस्ट मेंबर जो होते थे इसके हेड होते थे, और प्रमुख डिसीजन लिया जाता था सोसाइटी से रिलेटेड। समिति में क्या होता था कि लेडी इसकी पार्ट नहीं होती थी, और संकीर्ण रहता था, ये मतलब संकीर्ण रहता था, छोटा सा इंक्लूसिव असेंबली रहता था। और विधाता में होता क्या था कि लेडीज भी इसकी पार्ट रहती थी, मेल भी इसके पार्ट रहते थे, और मेनली एग्रीकल्चर, रिलीजिकल और ट्रेड रिलेटेड जो भी था डिसीजन विधाता में लिया था, ठीक है। अब एक और टर्म की बात करी जाए, सभा, समिति और विधाता के बात करी जाए तो हाँ, तो सभा और विधाता पॉलिटिकल राइट था। एजुकेशनल राइट की बात की जाए, एजुकेशनल राइट भी बहुत इम्पोर्टेंट है। एजुकेशन राइट भी वुमेन को इक्वली दिया गया था, मतलब एक लिबरल सोसाइटी में जैसे एजुकेशन दिया जा सकता है वैसा ही सेम स्ट्रक्चर था अर्ली वैदिक पीरियड में, उसमें एजुकेशन लेने के लिए स्वतंत्र थी, ठीक है। अगस्त्य हो गया, लोपामुद्रा हो गया। अगस्त्य ऋषि की जो पत्नी थी लोपामुद्रा उस समय का इंटेलेक्चुअल डिबेट जो होता था उसमें पार्टिसिपेट करती थी, ठीक है। मैरिज की अगर बात करी जाए, लेडीज से रिलेटेड एक और टर्म की बात करते हैं, मैरिज की बात करी जाए तो मैरिज में जो था कि जनरली स्वयंवर होता था, स्वयंवर का टर्म था, और लेडीज जो थी वो अपना पति चुनने के लिए स्वतंत्र थी, और अपने ही कम्युनिटी से स्वतंत्र थी। अलग अलग तरह का विवाह होता था, गंधर्व विवाह होता था, स्वयंवर होता था, और भी अलग अलग तरह का विवाह होता था जो वैदिक पीरियड में दिया गया है, वैदिक पीरियड में दिया गया है। गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह, स्वयंवर विवाह, बहुत तरह के विवाह था, ठीक है। और विडो का रीमैरेज, विडो जो रहती थी वो भी रीमैरेज किया जा सकता था, विडो रीमैरेज का भी कल्चर प्रैक्टिस में था। सती प्रथा न के बराबर था, सती प्रथा नहीं थी, विडो रीमैरेज की कल्चर थी। विडो रीमैरेज को नियोग विवाह कहा जाता था, और नियोग विवाह में क्या होता था कि जो जिसका पति मर जाता था वो महिला जो भी होती थी, औरत जो होती थी, उसके पति का छोटा भाई से शादी करती थी, या पति अगर डिजीज रहता था, इससे प्रोडक्शन संभव नहीं होता था, तो इस कंडीशन में भी वो अपने पति के छोटे भाई या सोसाइटी के किसी से शादी कर सकती थी, यंगर ब्रदर से ही मेनली, ओके। पॉलीगामी और पॉलिंड्री दोनों प्रैक्टिस में था। अब दास प्रथा भी सोसाइटी में अच्छा तरह से था, दास प्रथा भी प्रैक्टिस था, ठीक है। तो दास प्रथा के बारे में बात करी जाए तो दास प्रथा से लेकर इम्पोर्टेंट टर्म है कि दफराग्यवार हुआ था ऋग्वैदिक पीरियड में रावी नदी के किनारे में, और इस दफराग्यवार में क्या था कि वशिष्ठ को पुरोहित बना दिया गया था। जो लिबरल पुरोहित होते थे वशिष्ठ को पुरोहित बना दिया गया इंस्टेंट ऑफ आपका विश्वामित्र को। तो वशिष्ठ ने विश्वामित्र ने 5 आर्यन राजा को और 5 द्रविड़ राजा को लेकर रावी नदी के किनारे पर लाए, मतलब 5 आर्यन राजा की फोर्स और 5 द्रविड़ राजा की फोर्स, और फिर दफराग्य वार लड़ा गया था। एंड दफराग्य वार में जिसके अगेंस्ट लड़ा गया था वो दशरथ थे, एंड उसके सुदास नाम था दफराग्य वार में जिसके अगेंस्ट लड़ा गया था। ये 5 राजा और 5 द्रविड़ जिससे लड़ाई किए थे, और इसके बाद परिणाम ये होता है कि सुदास इन लोगों को हरा देते हैं, और विश्वामित्र को जो है सो मेन चीफ प्रीस्ट डिक्लेयर कर दिया जाता है। यहाँ से दास और दस्यु का कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है।
जो आर्यन राजा हार गए, उनकी जो प्रजा थी या वे दास के टर्म में रिलेटेड किए गए, और जो द्रविड़ राजा हारे वो दस्यु के टर्म में रिलेट किए गए। ठीक है, और फिर यहीं से भारत का नाम यहीं से दफराग्य वार से ही पड़ा था। तो परफिनी नदी के किनारे ये दफराग्य वार हुआ था, भारत का नाम इसी से पड़ा था, और मेन रीजन था कि चीफ प्रिस्ट जो है वशिष्ठ को डिक्लेयर किया गया था इंस्टेड ऑफ विश्वामित्रा। ठीक है, अब अगर दास और दस्यु में अंतर है तो दास जो था वो थोड़ा सा कम शोषित था। ठीक है, दास जो था वो आर्यन था और थोड़ा सा फेवरेबल ट्रीटमेंट भी मिलता था, और मैट्रिमोनियल अलायंस भी दास के साथ किया जाता था। लेकिन दस्यु का ट्रीटमेंट थोड़ा सा ज़्यादा डिस्क्रिमिनेटरी था, एंड दस्यु हत्या जैसे भी कुछ हुआ है ऐसा टर्म भी है, लेकिन दस्यु थोड़ा सा ज़्यादा डिस्क्रिमिनेटरी था। दास भी डिस्क्रिमिनेटरी था, लेकिन दास से मैट्रिमोनियल अलायंस भी थी, ऐसा अकॉर्डिंग टू सम हिस्टोरियन। ओके, फिर आगे की बात करी जाए ऋग्वैदिक पीरियड में, तो रिलीजियस प्रैक्टिस की बात करी जाए, रिलीजियस प्रैक्टिस की बात करेंगे। और भी कुछ इम्पोर्टेंट बात है सोसाइटी रिलेटेड तो बात हमने करी। हाँ, सभा और समिति जो होता था, सभा समिति की बात अगर करते हैं तो सभा समिति के अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। ठीक है, युद्ध होता था, उसमें युद्ध का कबीला का नेतृत्व तो राजा करता था, और मेनली गाय के लिए युद्ध होता था। सबसे इम्पोर्टेंट बात है, ऋग्वैदिक पीरियड में मेनली गाय के लिए युद्ध होता था। गाय बहुत इम्पोर्टेंट थी, और गाय के लिए जो युद्ध होता था ऋग्वैदिक पीरियड में उसे गोविष्ट कहा जाता था। ठीक है, पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। मैंने जैसे बोला कि सोसाइटी लिबरल थी, और बाल विवाह भी नहीं था। ऋग्वेद में जैसे लोपमुद्रा, गोफा, सिक्ता, पाला, ये सब इम्पोर्टेंट लेडीज है जो एजुकेटेड लेडीज थी, और ऐसी लेडीज जो लाइफ लॉन्ग अनमेरिड रहती थी उसे अमाजू कहा जाता था। और भी कुछ अगर सोसाइटी की बात करी जाए तो सोसाइटी का अगर ड्रेसेस की बात करी जाए ऋग्वैदिक पीरियड में, तो सोसाइटी का ड्रेसेस भी 3 टाइप का ड्रेस रहता था, 3 टाइप का मेनली। एक वाश होता था, एक अधिवाश होता था, एक उष्णीय होता था, और जो इंटरनल अंडर गारमेंट क्लोथ था उसे कहा जाता था नीम। ओके, गाय जो थी अघन्या थी, इसको मारा नहीं जा सकता था, ये भी इम्पोर्टेंट है। दूर दूर जाने वाला व्यक्ति व्यापार के लिए पनी कहलाता था। एंड सभा समिति और विधाता तो हमने देख ही लिया। एंड अदर इम्पोर्टेंट टर्म है कि रिलीजिकल टर्म, वैदिक गॉड कौन थे, वैदिक क्या था। हाँ, ये ग्रंथ की बात की जाए तो ग्रंथ की बात है, अलग अलग ग्रंथ ऋग्वैदिक पीरियड में लिखा गया, जिसमें प्रमुख ग्रंथ था ब्राह्मण ग्रंथ। ऋग्वेद था प्रमुख ग्रंथ, और जिसका जो ब्राह्मण ग्रंथ था ऐत्रेय था। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ ऐत्रेय था, एंड कौशितिक था। उसके बाद बाकी यजुर्वेद तो लेटर पीरियड में लिखा गया, सामवेद लेटर पीरियड में लिखा गया, अथर्ववेद लेटर पीरियड में लिखा गया, लेटर वैदिक पीरियड में। ओके, नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो रिलीजिकल टर्म की बात करेंगे। रिलीजिकल ऋग्वैदिक गॉड्स में आता है। ऋग्वैदिक गॉड क्या क्या थे? तो ड्यूरिंग अर्ली वैदिक पीरियड, ठीक है, अर्ली वैदिक पीरियड के समय
नेचर को जो होता है गॉड के रूप में कन्वर्ट करके वर्शिप करा जाना स्टार्ट किया गया, ठीक है। ऐसे तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी देखे थे, ऐसे गॉड्स थे जिन्हें नेचर के रूप में वर्शिप किया जाता था, लेकिन यहाँ भी यही हुआ कि अब नेचर को ह्यूमन फॉर्म में कन्वर्ट करके इसका वर्शिप करी जाने लगी, ठीक है। और इंद्र जो थे, इंद्र यानी पुरंदर, पुरंदर मीन्स द डिस्ट्रॉयर ऑफ फोर्ट, किलों को तोड़ने वाला पुरंदर, तो इंद्र का नाम पुरंदर था। और सबसे इम्पोर्टेंट ये जो है इंद्र आप देख रहे हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट गॉड थे अर्ली वैदिक पीरियड में, ठीक है। और ये रेन और थंडर के गॉड थे मेनली, एंड देवताओं के राजा तो ये थे ही। 250 टाइम ऋग्वेद में इंद्र का नाम लिया गया है। एंड अग्नि, इसके बाद इंद्र के बाद जो इम्पोर्टेंट गॉड थे वो अग्नि थे। इंद्र के बाद इम्पोर्टेंट गॉड जो थे अग्नि थे। एंड ये अग्नि हो गए इंद्र के बाद इम्पोर्टेंट गॉड। और 200 टाइम इनका नाम लिया गया है ऋग्वेद में। अग्नि की वाइफ जो थी उसका नाम स्वाहा था, और अग्नि की वाइफ का नाम स्वाहा था, और अभी भी आहुति देते समय हम स्वाहा का नाम लेते हैं। अग्नि जो थे गॉड और ह्यूमन के बीच रिलेशन स्टेबलाइज करते थे। अगर गॉड से संवाद करना है और गॉड से संपर्क करना है तो मीडिएटर जो थे, मीडिएटर गॉड अग्नि को कहा गया है, ठीक है। उसके बाद थर्ड इम्पोर्टेंट गॉड थे वरुण गॉड थे। थर्ड इम्पोर्टेंट गॉड ये देख सकते हैं आप, वरुण थे, इम्पोर्टेंट गॉड थे वरुण। और ये जो थे कॉस्मिक ऑर्डर को कंट्रोल करने वाले गॉड थे। जितना भी कॉस्मिक ऑर्डर है, वाटर है, रेन है, एवरीथिंग को कंट्रोल करने वाले ये गॉड थे। सन, इसको भी कंट्रोल करने वाले गॉड थे, कॉस्मिक ऑर्डर में आ जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट थे इम्पोर्टेंट गॉड आदित्य यानी सूर्य, गॉड ऑफ लाइट। फिर सावित्री थी गॉडेस ऑफ लाइट, सूर्य की पत्नी। एंड मित्र जो थे गॉड ऑफ विंड थे। पुषान थे गॉड ऑफ एनिमल, पुषान गॉड ऑफ एनिमल। एंड पृथ्वी को भी गॉडेस कहा गया था, ठीक है। अदिति थी सूर्य की माता। इला थी ऑफरिंग करने वाली, स्वाहा अग्नि की पत्नी थी। एंड मेनली चैंटिंग और मंत्रों का उच्चारण करके सैक्रिफाई करी जाती थी ऋग्वैदिक पीरियड में, ठीक है। और इसका ऑब्जेक्ट क्या था? मटेरियल गेन करने का, स्पिरिचुअल गेन करने का भी था, लेकिन उतना नहीं था। ये लेटर वैदिक पीरियड में स्पिरिचुअल गेन का टर्म ज़्यादा डेवलप्ड हुआ। ओके, तो अर्ली वैदिक पीरियड में कुछ और टर्म की बात करी जाए। दशराजनवार हमने देखा, भारत का नाम कैसे पड़ा ये देखा। अब इकोनॉमी की बात की जाए। अर्ली वैदिक पीरियड में इकोनॉमिक, काव तो हमने देखा, काव इम्पोर्टेंट था ही। तो अर्ली वैदिक पीरियड में इकोनॉमी की बात करी जाए तो मेनली कैटल रिलेटेड इकोनॉमी होती थी, ठीक है। और गोविष्ठ गाय को खोजा जाता था, तो गाय को गोपा कहा जाता था। गोपजन्य जो होता था मास्टर ऑफ काउ रहता था। गव्यू जो रहता था बछड़ा रहता था। गविष्ठी रहता था, मैं बोल चुका हूँ गोविष्ठी, गाय को सर्च करने के लिए जो अभियान छेड़ा जाता था। गोधूमा होता था जो गाय के गोबर से उत्पन्न होता था, यानी कि गेहूँ। और दूहितरी होती थी जो गाय को दूहती थी, यानी कि घर की मेनली लड़की गाय को दूहती थी, तो वो गुहितरी हो गई, ठीक है। अघन्या, गाय को मारा नहीं जाने वाला, गाय को मारा नहीं जाता था तो गाय को अघन्य कहा जाता था। और एक और टर्म था गोहना, जो काफ़ी मतलब कंट्रोवर्शियल टर्म है, और मैं तो एग्री नहीं करूँगा। बहुत सारा ऐसा एविडेंस है कि गाय को सेक्रीफाई नहीं की जाती थी, लेकिन फिर भी कुछ हिस्टोरियन का मानना है कि गोहना गाय को सेक्रीफाई करने के टर्म को कहा जाता था, ठीक है। उसके
उसके बाद कोई टैक्स का सिस्टम नहीं था, ठीक है। भाग और बाली दो एक सिस्टम थी, और टैक्सेशन का कोई फॉर्मल सिस्टम नहीं था, वॉलेंटरी सिस्टम था भाग और बाली का, ठीक है। भाग और बाली का सिस्टम था, और सोना का जो सिक्का यूज किया जाता था उसको निष्क कहा जाता था। राजन जो था इम्पोर्टेंट, हम डिस्कस कर चुके हैं, राजन जो था इम्पोर्टेंट था। और सभा समिति विधाता हमने डिस्कस करा है। भारत का नाम भारत कैसे पड़ा इसको भी डिस्कस करा है। और अन्य टर्म रिलीजिकल प्रैक्टिस को डिस्कस कर ही लिए। तो अर्ली वैदिक पीरियड में यही था इम्पोर्टेंट। और रिवर एक बार और देख लेते हैं। रिवर अर्ली वैदिक पीरियड में इम्पोर्टेंट था, रिवर से क्वेश्चन आते हैं तो रिवर देख सकते हैं। अलग अलग रिवर था अर्ली वैदिक पीरियड में, और अर्ली वैदिक का लेटर वैदिक पीरियड से पहले जो था अर्ली वैदिक पीरियड, तो रिवर अर्ली वैदिक पीरियड में हो गई सिंधु, हो गई इंडस रिवर, वितस्था हो गई झेलम, चिनाब हो गई आपका अश्किनी, परुशिनी हो गई रावी, एंड विपाशा हो गई ब्यास, शतुधरी सतलज, एंड हरखावती होगी सरस्वती रिवर, ओके। और ऋग्वेद में ब्राह्मण ग्रंथ भी था, ऐत्रेय था, कौशिकी था, जो ऋग्वेद से रिलेटेड था। एंड मेनली ऋग्वेद में अन्य टर्म था जो गंगा और यमुना कम यहाँ रिवर देख सकते हैं, वितस्था झेलम, अश्किनी चिनाब, परुशिनी रावी, शतुधरा सतलज, एंड गंगा यमुना, ये सब ऋग्वेद में गंगा यमुना का वन टाइम ही डिस्क्राइब किया गया है, ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं किया गया है। सिंधु इंडस हो गया। और अलग अलग जैसे बनास का कल्चर यहाँ पर है, यहाँ तांबा का खदान था। पुरु यहाँ पर है इम्पोर्टेंट, पुरु ट्राइब से रिलेटेड है, दफराग्य वार से भी रिलेटेड है। रावी नदी के किनारे दफराग्य वार हुआ था, जहाँ पर सुदास जो थे राजा थे वो वशिष्ठ को चीफ प्रीस्ट डिक्लेयर करते हैं, और जो विश्वामित्र थे वो अपने चीफ प्रीस्ट को डिक्लेयर वशिष्ठ को करने के कारण वो नाराज होकर फिर 5 द्रविड़ एंड 5 आर्यन किंग को लाते हैं सुदास से लड़ने के लिए रावी नदी के तट पर। और फाइनली युद्ध होता है, बैटल होता है, और सुदास 10 किंग जो 10 राजाओं को उसको डिफीट करते हैं, और वहीं से भारत का नाम भारतवर्ष पड़ा था, ठीक है। ये भी है, भारत से भारत का नाम पड़ा था। कुल 20 जन ग्राम हमने देख लिया, निष्क देख ही लिया, मैरिज का देख ही लिया, नियोग विवाह जो होता था, लेडीज जो अपने से छोटे भाई से यंगर ब्रदर से, अपने भाई के यंगर ब्रदर से शादी कर सकती थी। और अलग अलग गंधर्व विवाह भी प्रैक्टिस था, असुर विवाह था, पैशाच विवाह, और बहुत सा टाइप का विवाह प्रैक्टिस था उस समय। और अपने मन से चूज कर सकती थी अपनी कम्युनिटी से लेडीज, ओके। स्वयंवर कर सकती थी। स्लेवरी प्रैक्टिस था ही, दास और दासियों का टर्म हमने देख लिया, और रिलीजिकल टर्म को देख लिया, गॉड का बारे में देख लिया कि इंद्र प्रोमिनेंट डाइटी थे, 250 टाइम इनको कहा गया है, ये डिस्ट्रॉयर ऑफ गॉड के नाम से इन्हें जाना जाता है। उसके बाद इंद्र के बाद अग्नि 200 टाइम ऋग्वेद में दिखाया गया है, अग्नि का जो वाइफ थी वो स्वाहा थी। एंड फिर वरुण है, वरुण इम्पोर्टेंट है, गॉड ऑफ वाटर हो गया, और कॉस्मिक ऑर्डर का हो गया। सन हो गए, गायत्री मंत्र डेडिकेटेड है सवित्री को, वो हो गई। कुशान हो गए, गॉड ऑफ एनिमल हो गए। पृथ्वी गॉडेस अर्थ हो गई। अदिति हो गई, मदर ऑफ सन। इला हो गया, गॉडेस ऑफ सफरिंग। स्वाहा हो गया, गॉडेस ऑफ फायर, ओके। नेक्स्ट जो है सो अगले लेक्चर में लेटर वैदिक पीरियड को डिस्कस करेंगे, और सोसाइटी, लेटर वैदिक पीरियड, लेटर वैदिक पीरियड का कल्चर, एवरीथिंग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।